अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रियाज भट्टी। नाज़रीन, अब वकला तहरीक की बात की जाए या मुल्की सियासत के हवाले से मामला हो, अवामी मफादात के मुकदमात में बढ़ चढ़ का हिस्सा लेने के हवाले से मामला हो, तो एक नुमाया चेहरा जो है ना वो हमारे सामने नज़र आता है। आज हम उनसे खुसूसी बातचीत करेंगे। नाज़रीन, चलते हैं साबिक़ फेडरल जज और पीपल्स लॉयर फोरम पंजाब के साबिक़ सदर जनाब मियाँ हनीफ ताहिर साहब से। जी मियाँ साहब, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? बहुत शुक्रिया जनाब भट्टी साहब, बड़ी शफ़क़त आपकी। आप अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक अग्रेसिव सियासी वर्कर होने के नाते शोबा वकालत को किस तरह से आपने अपनाया और कैसे इत्तेफाक हुआ, या फिर किसी से मुतासर होकर ये शोबा चुना? भट्टी साहब, मैं पहले सियासत में आया, उसके बाद मैं वकालत में गया, और ऐसे कहा जा सकता है कि वकालत में मैं हादसाती तौर पे आ गया। मैं 1981 में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में एमए एजुकेशन हासिल करने के लिए ख्वाहिशमंद था, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। वहाँ मैं एमए एजुकेशन के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट जनाब नसीम साहब से बहुत मुतअस्सर था, और मैं एक प्रोफेसर और लेक्चर बनना चाहता था ताकि कौम को पढ़ा सकूं, कौम के बच्चों को, और उनको जो है वो बेहतर मुस्तक़बिल की तरफ लेके जा सकूं। लेकिन इत्तेफाक से मेरा नाम तो उसमें आ गया। जब मैं फ़ीस जमा करवाने के लिए गया तो मेरा पर्स गायब हो गया। अल्लाह। मैं बहुत परेशान था। दोस्तों ने कैंटीन में बैठ के फ़ैसला किया कि अब क्या किया जाए। तो एक रास्ता तो ये था कि मैं एक साल मिस करता और नेक्स्ट साल फिर आ जाता। दूसरा ये था कि कहीं और चला जाऊँ। फिर दोस्तों ने गौर व हौस के बाद ये फ़ैसला किया कि अभी लॉ के एडमिशन्स होने वाले हैं, तो क्यों ना लॉ में किस्मत आजमाई की जाए। मैंने लॉ के लिए एडमिशन अप्लाई किया, तो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया, और इस तरह मैं वकालत के शोबे के साथ मुंसलिक हो गया। बिल्कुल। तो ये है मेरी शोबा वकालत में एंट्री की दास्तान। जब उसके बाद फिर मैं वकालत में आया तो फिर मुझे ज़ाहिर है वकालत पे ही फोकस करना पड़ा। तो मैंने वकालत पे अपने आप को फोकस किया। मैंने एक तहसील लेवल की अदालत से अपनी वकालत का आगाज़ किया, ठीचावतनी तहसील से, जो डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में है, और 96 तक मैं वहाँ से लाहौर हाई कोर्ट, मुल्तान हाई कोर्ट केसेस भी करता था। और मैं ठीचावतनी वकील तहसील की बार से सबसे पहला वकील था जिसने हाई कोर्ट का रुख किया, और ये ट्रेंड पैदा किया कि छोटी सतह की तहसील सतह के वकला को भी लाहौर हाई कोर्टों में जाना चाहिए। बहरहाल उसके बाद बहुत से वकला और भी आए। 96 तक मैं वकालत करता था और साथ साथ सियासत के साथ भी अटैच था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ की मकामी तंजीम के साथ भी मेरी अटैचमेंट थी। चूँकि मैं शोबा सियासत में और सियासत में आने से पहले नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन, जो इस मुल्क की एक बहुत बड़ी तालिब इल्म सियासी जमात थी, उसका रुकन बन गया था, और उसके बाद मैं उसका अहदेदार भी रहा साहिवाल में। इस तरह वकालत और सियासत चलते चलते मैंने 96 में ये महसूस किया कि मुझे कुएं से निकलकर दरिया में जाना चाहिए, लाहौर में आना चाहिए, ताकि मैं सियासत भी उस लेवल पे कर सकूं जहाँ पे मरकज़ी सियासत होती है। तो भट्टी साहब, यहाँ पे आकर मुझे मौका मिला मरकज़ी क़यादत से मिलने का। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ जहाँ लाहौर हाई कोर्ट में एहतसाब मुकदमात चल रहे थे, उन मुकदमात की पैरवी के पैनल्स में मुझे भी मौका मिला, मैं भी उसमें शामिल हुआ। इस तरह मोहतरमा के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन का मौका मुझे मिला। मैंने इस दौरान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को तजवीज़ पेश की कि दूसरे विंग्स की तरह, जिस तरह शोबा ख़वातीन है, लेबर का शोबा है, स्टूडेंट्स का शोबा है, इनमें सूबाई लेवल पर भी विंग्स मौजूद हैं, जबकि पीपल्स लॉयर्स फोरम में सिर्फ बार एसोसिएशनों की हद तक जो है वो होते थे इसके विंग्स। तो मैंने उन्हें तजवीज़ पेश की कि पंजाब लेवल पे भी हमें बनाना चाहिए ये विंग। नहीं, इस यहाँ पे आपको मैं एक बात थोड़ा सा टोक के ये कहूँगा, ये जो एहतसाब अदालतों में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के केसेस चल रहे थे, वो केसेस किन की तरफ से दायर किए गए थे, क्यों और क्या वजूहात थी? जिस तरह से अब अभी तो परसेप्शन यही है ना कि जिस तरह से
MRD बनी हुई है या जिस तरह से कोलिशन बनी हुई है अपोजिशन की और मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है जिस तरह से वो सामने है, मैदान में है, तो उसकी उनकी हुकूमत गिराने के लिए हवाले से और वो कौन से केसेस थे, किन्होंने दायर किए थे और किस तरह से वो मतलब हुए थे? बड़ी साहब, उस वक्त पंजाब में और मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी। तो मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को विक्टिमाइज़ करने के लिए 1996 में एक एहतसाब का अमल जो है उसके नाम पे एक अदारा बनाया जिसको हम एहतसाब सेल कहते हैं। उसका सरबराह जो है वो सैफुर रहमान बनाया। तो उन्होंने स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए, एंटी करप्शन इसके एहतसाब के मुकदमात, और उन मुकदमात की कार्रवाई शुरू हुई। उस वक्त एहतसाब बेंच 2 हाई कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल होते थे ट्रायल कोर्ट के तौर पे। तो उन्होंने वहाँ पे उनको जो है वो ट्रायल करना शुरू किया। उस ट्रायल में ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और असद जरदारी साहब तशरीफ़ लाते थे, तो यहाँ हमारी मुलाकातें उनसे हुआ करती थी। ठीक। उन केसों में उनको सज़ा हुई? आगाज़ उसमें फिर जो है आगाज़ उन्होंने किया और उन्होंने उन मुकदमात में एक बेंच जिसके हेड थे मलिक क़यूम साहब, उनके ज़रिए उनको जो है वो बाकायदा सज़ा करवाई। उसकी वीडियो के टेप भी आई, आपके इल्म में है कि किस तरह वो सज़ा हुई, किस तरह फ़ोन पे डायरेक्शन वगैरह दी गई। तो वो सज़ा जो है वहाँ से उनको हुई थी और सज़ा वो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस सज़ा को जो है वो 22 जज करार देकर हाई कोर्ट के जजों के बेंच को उसको ख़त्म भी कर दिया था और उसको जो है वो वापस फिर भेज दिया था रीट्रायल के लिए। लेकिन रीट्रायल में उस केस में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और असद जरदारी साहब के पास के ख़िलाफ़ कोई किस्म का जो है वो साबित नहीं हुआ जुर्म। ठीक है। और ये तो वैसे भी तारीख का हिस्सा है। आगाज़ इसका जो है ये नवाज शरीफ साहब ने किया और मकसद उनका दरअसल ये था कि वो किसी न किसी तरह अपने मुखालिफ सबसे बड़ी कुव्वत को सियासत से आउट करे और यहाँ का वो शहनशाह बन जाए, जिसके लिए वो तगदो करते करते आखिर किसी हद तक कामयाब भी हुआ। बेताज बादशाह तो बना, खैर वो हैं। आज सूरत हाल जो है वो तो डिफरेंट है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उसने 97 में फिर जो है वो बाकायदा 2/3 मेजॉरिटी जो है वो यहाँ हासिल की। और उसकी वजह भी यही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसने इतना विक्टिमाइज़ कर दिया था, इतना कमज़ोर कर दिया था कि उसे 2/3 मेजॉरिटी जो है उसमें मिल गई थी। अच्छा मियाँ साहब, ये बताइएगा कि आपके कोई मशहूर केसेस जिससे आप ये समझते हैं कि उस केस ने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी, उसमें कितनी पिज़राई मिली, उसमें क्या क्या मुश्किलात सामने आई, कोई हमसे शेयर करें ये बात। बड़ी साहब, सियासत के साथ साथ मैंने अवामी मफादात के मुकदमात के लिए भी तवज्जो दी कि इस मुल्क में लोगों को इंसाफ और बुनियादी हुकूक मुयसर नहीं हैं, लिहाजा किसी न किसी तरह उसमें भी उनकी मदद की जाए। ठीक। तो इस हवाले से मैंने कई मुकदमात दायर किए। मसलन उस वक्त बिजली के हवाले से भी मुकदमा दायर किया गया, बिजली की जो है वो रेट्स बढ़ने के हवाले से। और एक सबसे बड़ा मुकदमा जो उन दिनों में हुआ वो था लोअर जुडिशरी की और उनके स्टाफ की तनख्वाहों के हवाले से, वो भी मैंने दायर किया, जिसकी इब्तदाई शुमात जो है उस वक़्त के जज मियाँ साकिब निसार साहब ने की थी और बाद में वहाँ उसमें डायरेक्शन भी हुई। और इस तरह जुडिशरी, लोअर जुडिशरी जो है हमारी, उनकी तनख्वाहें जो बहुत कम हुआ करती थी पहले वो भी बढ़ी और उनका जो है वो स्टाफ जो है उनकी भी तनख्वाहें वगैरह बढ़ाई गई और बेहतर सूरत हाल बनी। बहरहाल मुझे बहुत अपने तौर पे बहुत खुशी है ये कि मैंने एक ऐसे अदारे को हकूक़ की बात भी की, सिर्फ आवाम की नहीं बल्कि अदारे के हकूक़ की बात की, यानी जजेस के हकूक़ की बात की। तो जजेस को इंसाफ लेने के लिए भी मैंने वो स्टेप लिया और वो कामयाब भी हुआ, जिसका नतीजा ये है कि आज उनकी तनख्वाहें इतनी ज़्यादा हैं कि वो बड़े आराम से, बड़ी ईमानदारी से, बेफिक्र होकर माशी फ़िक्रात से अपनी ड्यूटीज़ जो है वो सरअंजाम दे सकते हैं। आप कस्टम एपेलेट बेंच के जज भी रहे हैं जी, उसको किस नज़र से देखते हैं, किस तरह से आप समझते हैं आपने लोगों को, आप बतौर एक जज, फेडरल जज, आपने लोगों को इंसाफ फराहम किया, उस हवाले से बताएं। जी, मैं 2008 से 2010 तक कस्टम एपेलेट ट्रिब्यूनल लाहौर बेंच 1 का मेंबर रहा 2 साल। उस 2 साल में मैंने देखा कि बेंचेस में आम तौर पर ये ट्रेंड होता है कि वो रिकवरी ऑफिसर के तौर पे आम तौर पे वो काम करते हैं। जिस डिपार्टमेंट का
कोई ट्रिब्यूनल होता है तो वो आम तौर पर समझा भी यही जाता है और अक्सर होता भी यही है कि वो सिर्फ़ उस महकमे की रिकवरी के लिए काम करता है, लोगों को इंसाफ नहीं देता। लेकिन मैंने वहाँ पे जाके देखा कि ट्रिब्यूनल में आने का ये मकसद नहीं है कि मैं किसी महकमे का जज हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं तो उन लोगों का जज हूँ जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, चाहे वो डिपार्टमेंट है चाहे वो आम आदमी है। तो आम तौर पर ज़्यादतियाँ तो डिपार्टमेंट करते हैं और आम लोगों के साथ ही करते हैं, जो इम्पोर्टर्स होते हैं उनके साथ करते हैं। तो वहाँ मैंने एक तो ये किया कि जितनी 2 साल में डिस्पोज़ल थी पूरे मुल्क की, 16 जुडिशल मेंबर्स होते हैं पूरे पाकिस्तान में, जिनमें से मैं एक था। तो जितनी डिस्पोज़ल पूरे 2 साल में हुई, ये ऑन रिकॉर्ड पास है, मिनिस्ट्री को मैंने भेजा हुआ रिकॉर्ड। उसमें 40% मुकदमा वो थे जो मैंने सिर्फ अपनी अदालत में डिस्पोज ऑफ किए थे, और 60% वो थे जो बाकी तमाम 15 जजों ने डिसाइड किए थे। एक तो ये किया। दूसरा, मैंने वहाँ पे जाके एक ट्रेंड और चेंज किया। ट्रेंड ये चेंज किया कि ट्रिब्यूनल्स में ये होता था, जो आजकल भी होता है बहुत सारे ट्रिब्यूनल में, कि अपील आती है, ये अपीलेट कोर्ट थी और हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट थी कस्टम की। तो अपील आती है, उस पर वो जवाब तलब करते हैं, 6-6 महीने साल महकमे जवाब नहीं देते और केस लिंगर ऑन होते हैं। सही। तो मैंने ये ट्रेंड चेंज किया कि मैंने पहली डेट पे अपीलों को एज ए राइट एडमिट करने का तरीक़ाकार अपनाया कि अपील को फर्स्ट हेयरिंग पर ही एडमिट किया जाए, नोटिस दिया जाए, रिकॉर्ड तलब किया जाए, जिस तरह अपीलों में आमतौर पे होता है, सेशन में होता है, हाई कोर्ट में होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है। तो उससे ये फ़ायदा मुझे हुआ कि 2-3 महीने में वो केस जो है वो डिसाइड होता था, जबकि आजकल ट्रिब्यूनल्स में 5-5, 6-6 साल मुकदमा चलते हैं और डिसाइड नहीं होते। तो एक ये मैंने ट्रेंड दिया, जिससे ये फ़ायदा हुआ कि एक तो जल्दी इंसाफ मिला पार्टीज़ को, और एक जो है वो वक्त कम लगता था उस पर, लोग सेटिस्फाई भी थे और वकीला का भी वक्त बचता था, पार्टियों का वक्त बचता था और लोगों को इंसाफ भी मिलता था। तो ये 2 ट्रेंड मैंने हुआ। बिल्कुल। अच्छा मियाँ साहब, वकला तहरीक 2007 में वकला तहरीक जो शुरू हुई, उसमें आपका किस हद तक किरदार रहा और किस तरह से आप देखते हैं कि उस वकला तहरीक में आम आदमी ने और वकला ने और जुडिशरी ने क्या खोया और क्या पाया? पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस को सैक किया गया, जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब थे उस वक़्त। तो रात को मुझे टेलीफोन पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का मैसेज मिला। उस वक्त मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के विंग पीपल्स लैड्स फोरम का पंजाब का जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था। तो मुझे मैसेज मिला कि सुबह मोहतरमा का हुक्म है कि लाहौर हाई कोर्ट के PLF जो है वो अपनी क़यादत में माल रोड पे अदलिया की हुकूक के हवाले से एक जो है वो जुलूस निकाले। हमने रातों रात उसका अरेंज किया और अगले दिन सबसे पहला जुलूस अदलिया की बहाली के लिए जो निकला वो पीपल्स लैड्स फोरम पंजाब की क़यादत में माल रोड पे निकला। उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने भी शिरकत की, उसमें डिस्ट्रिक्ट बार ने भी शिरकत की, लेकिन इनिशियली पॉलिटिकली हमने इसको जो है वो लीड किया, जिसमें मोहतरम लतीफ़ खोसा साहब जो हमारे पाकिस्तान के PLF के चेयरमैन हैं, उनके सर पे चोट भी आई थी, सारी दुनिया जानती है, खून वगैरह भी उनका निकला था। तो पहला खून का कतरा जो दिया इस तहरीक को, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस विंग ने, पीपल्स लैड्स फोरम ने दिया, जिसकी क़यादत जो है वो लतीफ़ खोसा साहब कर रहे थे, मैं कर रहा था और बाकी हमारे दोस्त कर रहे थे। अच्छा मियाँ साहब, मैंने सुना है कि आप पीपल्स लाइफ फोरम को खुदा हाफिज़ कह चुके हैं, अपना ओहदा जो आपके पास था वो छोड़ चुके हैं, थिंक टैंक कोऑर्डिनेटर के तौर पे आप काम कर रहे थे। तो क्या वजूहात हुई आपकी इस ओहदे को छोड़ने की? भट्टी साहब, पीपल्स लैड्स फोरम का ओहदा तो मेरा, जब मैं 2008 में मेंबर जुडिशल कस्टम गया तो उस वक़्त वो ख़त्म हो गया था, चूँकि मैं जुडिशरी में चला गया था। तो उस वक़्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस विंग के लतीफ़ खोसा साहब के साहबजादे हैं खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब, तो उनके पास चार चला गया था। उसके बाद वो प्रेसिडेंट बन गए पंजाब PLF के, ठीक, तो वो चला रहे हैं। उसके बाद अब मुझे 2 साल पहले मोहतरम अशरफ दरदारी साहब ने और जनाब लतीफ़ खोसा साहब ने इस्लामाबाद में मेरी मौजूदगी में ये डिसीजन लिया कि मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PLF पंजाब के थिंक टैंक के कोऑर्डिनेटर का ओहदा दिया जाए और थिंक टैंक पे काम किया जाए। मैंने उस पर काम शुरू किया। मैंने हर मौके पे पार्टी को, हर इशू पे पार्टी को थिंक टैंक के तौर पे अपनी राय भेजी। भट्टी साहब, मैंने थिंक टैंक का ओहदा लेने के बाद पार्टी को, पार्टी की बुनियादी डॉक्यूमेंट, पार्टी के मैनिफेस्टो, पार्टी के अगराज़ व मकासद और
जनाब मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो कायदे अवाम की सोचों के मुताबिक अपनी राय देना शुरू की, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत जो है उसका रुख किसी और तरफ था, जो इनडायरेक्टली ज़ियाउल हक़ की सोच की तरफ जाता था, नवाज शरीफ की सोच की तरफ जाता था। लिहाजा मेरी उन तमाम राय को किसी भी तरह जो है वो पजीराई नहीं हुई। यहाँ तक इसलिए वो कि नैब ऑर्डिनेंस में भी तरामीम का मेरे ज़िम्मे सफदा लगाया गया, जिसमें मैंने 40 तरामीम करके दी और नैब को मजबूत करने के हवाले से और लिटिगेंट्स के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के हवाले से ड्राफ्ट बनाया। जी नाज़रीन, आपने साबिक़ फेडरल जज और साबिक़ पीपल लाइफ फोरम सदर जनाब मियाँ हनीता ताहिर साहब एडवोकेट से गुफ्तगू सुनी आपने उनकी। आइंदा तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।